हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है, और ये 30 के 30 प्रश्न एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो चलिए इनको करते हैं। आपका जितना स्कोर होता है उसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, 16वां पार्ट है हमारा ये। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का कि भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। देखिए, आपको पता है भूकंप को किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है। ठीक है, तो उसमें रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज होती है 1 से लेकर 12 तक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी रेंज होती है, 1 से लेकर 12 तक। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बार ये प्रश्न बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तीसरा प्रश्न है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने, जिनको पीसी महालनोबिस भी बोला जाता है। ठीक है, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, पीसी महालनोबिस। तो आज इनका पूरा नाम भी देख लें, क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी कहाँ, कलकत्ता में। अगला है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो देखिएगा, आपको ध्यान में रखना है कि जो कालबेलिया डांस या लोकगीत है, ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि कालबेलिया लोक नृत्य ये कहाँ का है, ये कालबेलियाई लोकगीत कहाँ का है, ये राजस्थान का है। और इसको वर्ष 2010 में यूनेस्को की जो ये अमृत सांस्कृतिक विरासत वाली सूची है उसमें इसको डाला गया था। ठीक है, 2010 में। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसे मानव स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया। तो 2020 का क्रिस्टल अवार्ड के लिए किसको चुना गया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये दिया गया था दीपिका पादुकोण को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसून वन के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वंश को कैसे कहा जाता है। तो पर्णपाती जो वन है उष्णकटिबंधीय, इन्हीं को बोला जाता है मानसून वन। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है। ठीक है, जो सामान्य अध्ययन के जो टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस वाली सीरीज है वन लाइनर की, उसमें हम इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून के कारण होती है। अगला है, यदि हमारे उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा। देखिए, अगर हमारे पेट के अंदर HCl बनना बंद हो जाए तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्य नहीं करेगा, वो है पेप्सिन। ठीक है, हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। देखिए, जो मुगल थे ये अपने माता की ओर से किसी दूसरे वंश के वो थे, ये वंशज थे, और पिता की ओर से ये दूसरे वंश के वंशज थे। ठीक है, तो अपने पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। माता की ओर से किसके वंशज थे, चंगेज़ खान के ये वंशज थे। ठीक है, माँ की ओर से ये चंगेज़ खान के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के ये वंशज थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की लड़ाई जो ये प्रस्ताव आए थे, किसकी अध्यक्षता में आया था, ये इसको कौन लेकर आया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी। तो सिंधु जल संधि जो थी ये 6 नदियों का बंटवारा हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1960 में। ठीक है, कौन कौन सी 3 नदियां हैं जो भारत के हिस्से में आई है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनके ऊपर बहुत, देखिए, जो बंटवारा हुआ था 6 नदियां थी। ठीक है, 3 भारत को मिली, 3 मिली पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान को मिली उन नदियों में ऐसा है कि वहाँ से भारत 20% का यूज़ कर सकता है। ठीक है, और 80% कौन करेगा यूज़, वहाँ पाकिस्तान। सेम यहाँ पर है, जो भारत को मिली है उनमें 80% भारत, 20% पाकिस्तान। तो ये प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी आई और भारत के हिस्से में कौन सी आई। तो अब भारत को कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, समझौता कब हुआ था, 1960 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की किताब लिखी है अरुंधति रॉय ने। अगला है, अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियाँ को दर्शाती है। तो जो अजंता की चित्रकारियाँ हैं इनमें कौन सी कहानियाँ दर्शाई गई हैं, वो हैं जातक की कहानियों को। ठीक है, और जातक में किसकी कहानियाँ हैं, तो गौतम बुद्ध जो जिनको बोला जाता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो उनके पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह ही क्या कहलाता है, जातक कहानियाँ कहलाता है। ठीक है,
अगला है सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो था नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला है लोथल नगर किस नदी की उपाधि के किनारे बसा है? यहाँ पर इसको कहते हैं किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो लोथल नगर जो है, अच्छा उपनदी है, यहाँ पर इसको सही कर लेना, ठीक है, उपाधि नहीं होगा, उपनदी होगा। तो लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो आपको पता होगा लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है, और भोगवा नदी किसकी उपनदी है? ये है साबरमती की उपनदी है, ठीक है। तो ऐसे घुमा के प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि एग्जाम पेपर में या बुक्स में भी ऐसे दिया है कि लोथल कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। लेकिन यहाँ पर भोगवा नदी ना पूछ के इसकी मेन नदी पूछ ली गई, ठीक है। तो भोगवा किसकी सहायक नदी है? वो है साबरमती। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1955 में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है सीएए आया है, और इसी बिल में नागरिक अधिकार जो अधिनियम आया था 1955 में, इसी बिल में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला देश कौन था? तो देखिए 2+2 जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं वो आपस में बैठ के बात करते हैं। तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ये सबसे पहले भारत के साथ किसने स्थापित किए थे? जापान ने किए थे, ठीक है। और जापान के बाद किसने किए थे? अमेरिका ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, ठीक है। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला है मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? तो मधुबनी कलाकारी का संबंध है बिहार से, ठीक है। अगला है वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षाएं दी थी? तो वर्धमान महावीर जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वैसे जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। तो महावीर जो थे इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं दी वो किस भाषा में दी? वो प्राकृत भाषा में दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको अर्धमागधी भी बोलते हैं, ठीक है, अर्धमगधी भाषा भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी, दोनों पॉइंट ध्यान में रखने, ठीक है। अर्धमागधी या फिर प्राकृत भाषा में दी थी, ठीक है। अगला है अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल ये जो किताब लिखी है ये लिखी है मैरी कॉम के द्वारा। अगला है सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है किसका? तो देखिए सूरजकुंड फरीदाबाद में एक वार्षिक त्यौहार लगता है, सांस्कृतिक मेला लगता है वहाँ पर। वो किस चीज़ का मेला लगता है? वो लगता है शिल्प का मेला लगता है, ठीक है। क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का जो मेला होता है ना, क्राफ्ट का, उनका ये मेला लगता है, ठीक है। पूछा जाता है कि शिल्पकार या शिल्प से संबंधित मेला सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? वो है फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड में। अगला है यूआरएल का असंक्षिप्त रूप क्या है? यूआरएल यानी कि कंप्यूटर से संबंधित है ये, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित है यूआरएल। और यूआरएल आपने नेट में भी देखा होगा कई बार, ठीक है ना। जो आगे ईमेल एड्रेस या जो भी आगे उसका एड्रेस लिखा होता है उसके आगे क्या लिखा होता है? यूआरएल पूछा होता है, ठीक है, यूआरएल लिखा होता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और कन्फ्यूजन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म होगा या यूनिवर्सल होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। अगला है बल किसी वस्तु के किस में परिवर्तन ला सकता है? तो जो फोर्स है वो किसी वस्तु के किस चीज़ में परिवर्तन, किस घटक में परिवर्तन ला सकती है? वो चाल में भी परिवर्तित कर सकता है उसको, उसकी दिशा भी बदल सकता है फोर्स, और उसकी आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। तो बल किसी भी वस्तु के इन सभी विकल्पों में क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। अगला है वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल हड्डियां कितनी होती हैं जो एक अडल्ट मनुष्य होता है उसके शरीर में? ये होती है 206। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगला है किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट देने वाला मुगल बादशाह कौन था? वो था औरंगजेब। अगला है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस से होता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण यानी कि एल्यूमिनियम को किस से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है बॉक्साइट से, ठीक है ना। अगला है पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी हॉटमेल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वाली मेल कौन थी? वो थी हॉटमेल। अपनी गति के कारण एक पिंड द्वारा अधिकृत ऊर्जा क्या कहलाती है? तो कोई पिंड है जिसने गति प्राप्त कर ली है, किसके कारण? अपनी गति के कारण। उस ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। और कोई पिंड है जो अपनी पोजीशन के कारण अगर कोई गति प्राप्त कर लेता है तो उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 से, ठीक है।
अगला है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण को सीमित नहीं कर सकता। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कंट्रोल नहीं करता है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन उसको कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने में ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन तीनों का होना आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूरी वहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनता है उसके बाद। तो ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है, ऑक्सीजन इसको सीमित नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा जो सामान्य अध्ययन के एमसीक्यूज़ हैं उसी का भाग 16वां था। ठीक है, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखे सभी के सभी पेपर में आ चुके हैं, और इनमें से कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो इसी साल अभी CHSL का जो पेपर हुआ था उसमें आए हैं। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।